अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ने की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस सब्जेक्ट की क्या वर्थ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसे हम मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज कहते हैं, जैसे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ये सभी सोशल साइंसेज हैं। इनमें हम सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज कहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलती है कि ये इसे हम मदर ऑफ सोशल साइंसेज कह रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। नंबर वन, इसने तवज्जो दिलवाई है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमंस हैं। आप किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हैं, आप मशीनरी को, एनवायरनमेंट को, जानवरों को, ठीक है जी, आप मटेरियल को, एनर्जी को, केमिकल्स को, ठीक है जी, नंबर्स को, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो ह्यूमंस है। तो सोशियोलॉजी ने तवज्जो दिलवाई है ह्यूमंस की तरफ कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, ठीक है जी। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक कलेक्टिवली देखना, वो उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई है सोशियोलॉजी ने। तो सोशियोलॉजी का नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, इसकी तरफ तवज्जो दिलवाने के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसने सोसाइटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग, हमने पहले सोसाइटी के बारे में एक फर्जी से कियास सराहियां कर रखी थी, कॉमन सेंस के तौर पे चीजें चलती थी। बहुत सी चीजों को आप पहले कॉमन सेंस समझते थे, आज वो कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है जी। या आज उसके बरक्स हो चुका है, जिसे पहले के लोग बिल्कुल सही समझते थे। बादशाह जो है वो एक निजाम माना जाता था, सारी दुनिया उसको कबूल करती थी, उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी, बादशाह होता है, उसकी हुकूमत होती है, वो सारे लोगों का ख्याल रखता है, तब ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन अब वही चीज उसके अगेंस्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है, ठीक है जी। तो जो कॉमन सेंस है उससे हटकर एम्पिरिकल और रैशनल नॉलेज की तरफ आना, ये सोशियोलॉजी का एक बड़ा काम है, जो स्पेशली ह्यूमन के हवाले से अगर हम बात करें या ह्यूमन सोसाइटी के हवाले से अगर बात करें, तो कॉमन सेंस की बजाय रैशनल और एम्पिरिसिज्म की तरफ हम बढ़े हैं ह्यूमंस को स्टडी करने के हवाले से। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट के हवाले से एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमने कॉमन सेंस की बजाय रैशनल और एम्पिरिकल नॉलेज जो है उसको तरजीह देना शुरू कर दी है। तो बहुत सी जो चीजें हम कॉमन सेंस के तौर पे समझते थे, उसे हमने साइंटिफिकली, मेथोडोलॉजी के तौर तरीके से, रैशनली, एम्पिरिकली स्टडी करने के बाद तब्दील कर दिया और तब्दीलियां ले आए अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो कल्चर है, उसकी एनरिचमेंट में बहुत ज्यादा किरदार अदा किया सोशियोलॉजी ने। जब सोशियोलॉजी के थ्रू हमने डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ा, डिफरेंट लोगों को अंडरस्टैंड किया, तो फिर उन्हें किसी भी एक नए कल्चर में अकोमोडेट करना अब वो पॉसिबल हो जाता है, ठीक है जी। शुरू में लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, दुनिया इतना ग्लोबल नहीं थी जितनी आज है। तो जब यूरोपियन एक इनकलाब का दौर था, तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सफर किए, तो उन्होंने देखा कि उनका कल्चर और दूसरे लोगों का कल्चर बहुत डिफरेंट है। अब ऐसी जगह पर जाकर रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब हमने उन सोसाइटीज की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना शुरू कर दी, तो फिर हमें उनके साथ अकोमोडेट करना, उनमें रहना बसना हमारे लिए पॉसिबल हो गया, और उनकी कुछ चीजों को एक्सेप्टेंस देना अपनी सोसाइटी में, वो भी हमारे लिए पॉसिबल हो गया, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ सोसाइटीज में रूल्स मुख्तलिफ होते हैं, अंदाज, लहजे, रवैये मुख्तलिफ होते हैं, तो उसको एक खास कल्चर में अकोमोडेट करना, ये सोशियोलॉजी के नॉलेज की वजह से मुमकिन हो पाया, ठीक है जी। कि हम, और जो हमारे आज के कल्चर्स हैं, वो चाहे आप हमारे फैमिली का ले लें या सोसाइटी के लेवल पर ले लें, तो या मुल्क के लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर ले लें, तो जो कल्चर्स हैं वो ज्यादा एनरिच्ड हुए हैं, उन्होंने लोगों को ज्यादा अकोमोडेट किया है। इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमने इसके ओरिजिन के हवाले से बात कर रहे थे कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मसले आए, पॉवर्टी का मसला आया, एक्सप्लॉयटेशन का मसला आया, होमलेसनेस का मसला आया। जब शहरों में सारी दुनिया आ गई, तो फिर सबके लिए घर कहां से होने थे, सैनिटेशन और इस तरह के जो मसाइल आए थे, उनका सोल्यूशन निकालने के हवाले से सोशियोलॉजी ने बहुत काम किया, ठीक है जी। तो इसकी इंपॉर्टेंस में हम ये भी बात कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन और इरेडिकेशन या सोल्यूशन के हवाले से सोशियोलॉजी का नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके अलावा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समझना, हम
फैमिली सिस्टम को समझेंगे, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो कैसे बनी, कैसे काम करती हैं, क्या उनके मकासद हैं, उनको समझना, रिलीजियस जो ग्रुप्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किन असूलों के तहत चलते हैं। तो जो ह्यूमन सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टडी करना या उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी हासिल करना, ये भी सोसाइटी के नॉलेज की वजह से ही मुमकिन हो पाया। वरना हम किसी ग्रुप के बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं और वो अंदाजे हमारे ज्यादातर कॉमन सेंस की बेस पे होते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हम आमतौर पर जो इन ग्रुप है उनको ज्यादा अच्छा जानते हैं जो हमारे से रिलेटेड लोग हैं, और जो हमसे रिलेटेड नहीं होते उन्हें हम उतना अच्छा नहीं जानते होते। मसलन मेल्स फीमेल्स दो ग्रुप्स आप लगा लें, तो जो एक मेल है वो मेल्स को जितना अच्छा जानता है उतना अच्छा फीमेल्स को नहीं जानता, या एक फीमेल है वो जितना अच्छा फीमेल्स को जानती है उतना अच्छा मेल को नहीं जानती होती, मेल्स को नहीं जानती होती। ठीक है जी। तो आप जो अपने ग्रुप को ज्यादा अच्छा जानते हैं, तो सोशियोलॉजी की वजह से हमें मौका मिला हम डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। ठीक है जी। तो ये भी सोशियोलॉजी के नॉलेज की वजह से इसका एक इम्पोर्टेंस है कि सोशियोलॉजी की वजह से हम जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से जो सोशल प्रॉब्लम्स थे उनमें एक बहुत बड़ा मसला क्राइम का था। क्राइम की हमें एक डिफरेंट डायमेंशन देखने को मिली, या उसकी जो क्राइम को देखना कि क्राइम क्यों हो रहा है और उसका फिर सोल्यूशन, इसके वाले से हमें एक नया नुक्ता नजर मिला। पहले क्राइम के बारे में कॉमन सेंस ये कि क्राइम करने वाला जो उसका कसूर है, उसने कोई ना कोई इल थॉट्स की वजह से, गलत मकासद की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, या इस तरह की वजूहत की बिना पर वो क्राइम कर रहा है। लेकिन जब हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि सोसाइटी मजबूर भी कर रही है, हो सकता है ऐसा सिस्टम प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए हैं कि लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं। जब हम कलेक्टिवली सोसाइटी को देखते हैं तो मिसाल के तौर पर अमेरिकन सोसाइटी को 18th सेंचुरी में एक स्टडी थी कि उसकी एक रियासत में क्राइम रेट को 3 डिफरेंट अदवार में देखा गया। मसलन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, से कि वो 1759 से 1765, फिर कोई इसी तरह 10 साल छोड़कर फिर 6 साल तक मजीद स्टडी किया गया, फिर कोई 10 साल छोड़कर फिर अगले 6 साल तक मजीद स्टडी किया गया। तो इस दौर में एक कॉमन सेंस ये थी कि जो वो शहर था उसमें जो आसपास के लोग आ गए थे, गांव के देहाती लोग आ गए थे, वो शायद करप्ट थे, क्रिमिनल माइंडेड थे, इसलिए उस शहर का जो है करप्शन रेट या उस रियासत में करप्शन या जो क्राइम है वो बढ़ गया। लेकिन फिर सजाओं के जरिए किसी तरीके से उनको कंट्रोल कर लिया गया, पकड़ लिया गया, लेकिन वो अपनी जगह क्राइम की शरह उतने की उतनी रही। फिर उसके लोग सारे के सारे तब्दील हो गए, लोग हिजरत कर गए, पुराने जो मुजरिम थे वो सारे पकड़ लिए गए। तीसरे दौर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी क्राइम रेट उतने का उतना ही। तो फिर जब सोशियोलॉजी ने सोसाइटी को स्टडी किया तो पता चला कि क्योंकि वो रियासत के रिसोर्सेज कम हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नीड्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, इसकी वजह से अल्टीमेटली लोग इस तरफ जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है जी। लिहाजा इन बड़े मसाइल को हल करने से क्राइम का खात्मा हो सकता है, क्राइम को डायरेक्टली डील करने से क्राइम का खात्मा नहीं हो सकता। तो इस तरह क्राइम को डील करने के वाले से हमें एक डिफरेंट जो है नुक्ता नजर मिला सोशियोलॉजी की वजह से। ठीक है जी। इसके अलावा सोशियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर टीचिंग भी है। हम सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि साइकोलॉजी, लॉ या इसकी इम्प्लीकेशन जिंदगी की हर फील्ड में होती है, उनको पढ़ाने के एतबार से सोशियोलॉजी बजाते खुद इम्पॉर्टेंट एक एकेडमिक सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी पढ़ाना जरूरी है हर ब्रांच ऑफ नॉलेज के लोगों को। ठीक है जी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के वाले से हम एक और पॉइंट के तौर पे से कह सकते हैं कि ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है जिसे सोसाइटी के हर एस्पेक्ट या हर जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है उसके लोगों को पढ़ाना जरूरी होता है। इसके अलावा ह्यूमन की हमें ज्यादा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली है सोशियोलॉजी के नॉलेज की वजह से। हम साइकोलॉजी वगैरह में ह्यूमन को एज एन इंडिविजुअल देखते हैं, एक ग्रुप के तौर पर इसको स्टडी कर रहे होते हैं कि वो एक ग्रुप का मेंबर है और हर ग्रुप में उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है जी। एक उसका अपना बिहेवियर है, इंडिविजुअल का एक बिहेवियर है, उसे चाहिए असूलों तो ऐसे होना चाहिए जो उसका बिहेवियर है वैसे ही उसको हर जगह पर बिहेव करना चाहिए। उसका बिहेवियर हर जगह
ایک کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سچویشنز اور مختلف انسٹیٹیوشن میں اس کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے. تو یہ ہم جب اس گروپ کو اس انسٹیٹیوشن کے حوالے کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے انڈیویجول کی انڈرسٹینڈنگ اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے پریویسلی ایگزامپل دی کہ اگر ایک بندہ ہے وہ احتجاج کر کے بازار میں جائے اور وہ پتھر اٹھا کے شیشے نہیں توڑے گا، یہ اس کی انڈیویجول کا بیہیویئر ہے. لیکن جب وہی بندہ ایک موب میں ہوگا، جب پورا موب تباہی کر رہا ہوگا یا احتجاج کر رہا ہوگا، چیزیں توڑ پھوڑ کر رہا ہوگا، تو وہ بندہ بھی جو ہے اس میں شامل ہو کر وہ کام کر گزرے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک گروپ میں بیہیویئر انڈیویجول کا کیسا ہوتا ہے، تو ایک انڈیویجول کی بھی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے بھی سوشیولوجی کا نالج ایک امپورٹنٹ نالج ہے. اس کے علاوہ سوشل اسٹیبلٹی یا اسٹیٹک، سوشل اسٹیٹک یا سوشل اسٹیبلٹی، سوسائٹی کن اصولوں پر، کن قواعد پر استوار ہے یا کھڑی ہوئی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا کہ کس وجہ سے یہ سوسائٹی اس طریقے سے اسٹیبل چلتی جا رہی ہے. تو سوشل اسٹیٹک یا سوشل جو اسٹیبلٹی ہے اس کی کیا وجہ ہے، کوئی سسٹم کیوں چلتا جا رہا ہے، کیسے چلتا جا رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے حوالے سے بھی سوشیولوجی کا نالج امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ سوشل ڈائنامک، یعنی سوسائٹی میں جو چینجز آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، کیسے آ سکتی ہیں، ان کا پتہ لگانے کے لیے بھی سوشیولوجی کا نالج امپورٹنٹ ہے. کہ سوسائٹی میں جب کوئی انقلاب آ جاتا ہے یا کوئی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے آ سکتی ہے، اس کا پتہ چلانے کے لیے بھی سوشیولوجی کا نالج امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سوشیولوجی کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم ایک بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوشیولوجی کی وجہ سے پرابلمس کو ہم کولیکٹیولی دیکھنا شروع کر دیا ہم نے، بجائے اس کے ہم اس انڈیویجولسٹک ایک ویو لیں پرابلمس کا، کہ کوئی پرابلم جو ہے وہ کسی انڈیویجول کا اس انڈیویجول کی وجہ سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ بے گھر ہے، ٹھیک ہے جی، تو یا غریب ہے، تو ہمارا یہ ویو ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے یہ نالائق ہے، اس نے محنت نہیں کی، یہ لاپرواہ ہے، یہ ہمارا ویو ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم جب سوشیولوجی کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں تو 1,00,000 کی آبادی میں اگر 15,000 بندے اس طرح کے ہیں تو ہم ان کو اس انڈیویجول ٹیگ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ اس وجہ سے ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہی، وہ وہاں سسٹم اس طرح کا ہے، وہاں پاورٹی ہے، وہاں انفلیشن ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں سوشل انجسٹس ہے، وسائل برابر تقسیم نہیں ہوئے پڑے، کسی طبقے کے پاس زیادہ وسائل ہیں، کچھ طبقے کے پاس کم وسائل ہیں، جو غریب ہے وہ غریب تر ہونے کے لیے اس قوانین سوسائٹی کے ایسے ہیں کہ وہ غریب تر ہوتا جائے گا، یہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جائے گا، یہ فرق بڑھ جائے گا. تو ہو سکتا ہے اس کی جو پرابلمز ہیں وہ اس کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کلیکٹیو سوسائٹی کی وجہ سے ہو، جس میں وہ چاہ کر بھی، کوشش کر کے بھی شاید اوپر نہ آ پا رہا ہو. تو ہمیں چیزوں کو ایک کلیکٹیو وے میں دیکھنا، یہ سوشیولوجی کی وجہ سے ہمیں ہمارا اس طرف توجہ جاتی ہے. ورنہ ہمارا زیادہ تر ویو جو ہے وہ انڈیویجولسٹک ہوتا ہے، ہم انڈیویجولی پرابلمس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس فرد کا اور اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ سوسائٹی یا سسٹم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسکوپ آف سوشیولوجی کو ڈسکس کریں گے کہ سوشیولوجی کا اسکوپ کیا ہے، یہ کس حد تک پھیلا ہوا ہے، کن ایریاز میں کام کرتی ہے سوشیولوجی. ٹھیک ہے جی، تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. اوکے اسٹوڈنٹ، تھینک یو، اللہ حافظ.